हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो ये शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के इतिहास वाली क्लास हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग रीतिकाल प्रकरण 2 देख रहे थे। रीतिकाल के प्रकरण 2 में हम लोगों ने चिंतामणि और जसवंत सिंह को और बेनी बेनी बंदीजन को देखा था। ठीक, आज हमारे ये चौथे कवि हैं बिहारी लाल, इनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिहारी लाल जी को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास। बिहारी लाल ये माथुर चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। तो बिहारी लाल जो थे वो माथुर चौबे थे। ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में इनका जन्म हुआ था संवत 1660 के लगभग। संवत में 1660 बताएंगे और अगर ईस्वी में पूछे तो ईस्वी में हो जाएगा 1603 ईस्वी। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आ रहे। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये कवीश्वर जयपुर पहुंचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही न थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया। और वो दोहा क्या था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। कहते हैं इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पर एक असरफी मिलने लगी। तो इनको हर एक दोहे पर एक असरफी मिलती थी। इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। ये शुक्ल जी का इंपॉर्टेंट कथन है, इसको ध्यान देंगे। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएं रची गईं। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण कवि की टीका जो कवित्व में है, हरि प्रकाश टीका, लल्लू जी लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सुरती मिश्र की टीका। ये कुछ प्रसिद्ध टीकाएं बता रहे हैं शुक्ल जी, ये बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध हैं। जैसे कृष्ण कवि की टीका है जो कवित्व में लिखी गई है, हरि प्रकाश टीका है, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका है, सरदार कवि की टीका है और सुरती मिश्र की टीका है। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छप्पय, कुंडलिया, सवैया आदि कई कवियों ने रचे। पठान सुल्तान की कुंडलियां इन दोहों पर बहुत अच्छी हैं पर अधूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियां रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। तो बता रहे हैं कि पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार लिखा था। इन्होंने इनकी टीका बिहारी बिहार लिखी थी जो जिसमें रोला छंद का प्रयोग किया था। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तसती नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है। इतने से ही इस ग्रंथ की स्वरप्रियता का अनुमान
हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। शुक्ल जी किसके लिए कह रहे हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो बिहारी की टीका लिखी उसके लिए कह रहे हैं कि जितनी श्रम और जितनी सावधानी से यह ग्रंथ संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का कथन बिहारी जी के लिए है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। कहते हैं यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। शुक्ल जी का कथन है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्र मुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को अत्यंत मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। शुक्ल जी का ये कथन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। कहते हैं कि इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखत में छोटे लगे बेधे सकल शरीर। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। नीचे की हाव भरी सजीव मूर्तियां देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाई, सौंह करे भौहन हसे, दैन कहे नटि जाए। नासा मोरी नचाई दृग, करी कका की सौंह, कांटे सी कसके हिये, गड़ी कटीली भौं। ललन चलन सुनि पलन में असुआ झल के आय, भई लखाई न सखिन है, झूठे ही जमुहाय। भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है।
विशेषतः शोभा या कांति, सुकुमारता, विरहताप, विरह की क्षीणता आदि के वर्णन में। कहीं कहीं वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खिलवाड़ के रूप में हो गई है, जैसे इन दोहों में। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। छाले परिबे के डरन सकै न हाथ छुआई, झिझकत हिये गुलाब के झवा झवावत पाई। इत आवत चली जात उत चली छसा तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रह लगी उसासन साथ। अगली पंक्ति है कि सीरे जतनन शिशिर ऋतु सही बिरहिन उन तनताप, बसिबे को ग्रीष्म दिनन पर्यो परोसिनी पाप। आड़े दे आले बसंत जाड़े हूँ की राती, साहस कके स्नेह बस सखी सबे ढिग जाती। अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के लिए बड़ी क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। ऐसे स्थलों पर केवल रीति या रूढ़ी ही पाठक की सहायता करती है और उसे पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं, पर यहाँ दो एक उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। दीठी परोसिन ईठ हुए कहे जुगहे सयान, सबे संदेशे कही कहो मुस्काहट में मान। नए बिरह बढ़थी बिथा खरी बिकल जिय बाल, बिलखी देखी परोसिन्यो हरिस हरसि हंसी तिहि काल। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान देंगे। ये प्रश्न बन भी चुका है कि किसका कथन है ये। बिहारी के विषय में सुख जी कहते हैं कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यदि नायिका भेद की प्रथा इतने जोर शोर से ना चल गई होती, तो बिहारी को इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस न होता। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की। किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं, पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं आया है। असंगति और विरोधाभास की ये मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियां कितनी अनूठी हैं। तो असंगति और विरोधाभास अलंकार की ये उक्तियां दिखा रहे हैं। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इसमें असंगति अलंकार हो जाएगा। अगला है कि तंत्री नाद कवित रस सरस रास रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। दो एक जगह व्यंग अलंकार भी बड़े अच्छे ढंग से आए हैं। इस दोहे में रूपक व्यंग है। करे चाह सो चुटक के खरे उड़ऊ है मैन, लाज नवाए तर फरत करत खूंद सी नैन। इसमें रूपक व्यंग अलंकार हो जाएगा। श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्म स्पर्शनी है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में कैसी गंभीर तन्मयता है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल शीतल सुरभि समीर नहीं होगा, मंद समीर होता है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हुए जात अजो वह वही जमुना के तीर। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं, जिनमें बहुत सी नीति संबंधी हैं। सूक्तियों में वर्णन वैचित्र या शब्द वैचित्र ही प्रधान रहता है, अतः उनमें से कुछ ही की गणना असल काव्य में हो सकती है। केवल शब्द वैचित्र के लिए बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। कुछ दोहे यहाँ दिए जाते हैं। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुणों दीपक देह, तऊ प्रकाश करे तितो भरिये जितो स्नेह। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराय नर यह पाए बौराय।
तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। इसके बाद कह रहे हैं कि बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पंडित पदम सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है। इसको इस बात को पंडित पदम सिंह शर्मा जी विस्तार से बताते हैं कि बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और हाल की गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने गृहीत भावों को अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया है। फिर उसके बाद शुक्ल जी क्या कहते हैं कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों को बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गढ़ंत शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर ही स्मर के लिए समर ऐसे कुछ विकृत रूप मिलेंगे जो यह भी नहीं जानते कि क्रांति को संक्रमण अपसक्रोन भी कहते हैं। अच्छ साफ के अर्थ में संस्कृत शब्द है। रोज रुलाई के अर्थ में आगरे के आसपास बोला जाता है और कबीर जायसी आदि द्वारा बराबर व्यवहृत हुआ है। सोनजाई शब्द स्वर्ण जाति से निकला है। जूही से कोई मतलब नहीं। संस्कृत में वारी और वार दोनों शब्द हैं और वार्द का अर्थ भी बादल है। वारी और वार दोनों शब्द हैं। वार्द का अर्थ भी बादल है। मिलान पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है। चलती ब्रज भाषा में पिछानना रूप ही आता है। खटकती का रूप बहुवचन में यही रहेगा। यदि 50 शब्द उनकी समझ में न आए तो बेचारे बिहारी का क्या दोष। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। उन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है, पर नक्सिक नायिका भेद षट ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है। जैसा कि कहा जा चुका है, दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। इसीलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रखकर उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे दे घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। ये शुक्ल जी का इंपॉर्टेंट कथन है कि बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि घुले हुए भावों का आभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता तो वे एक दोहे पर ही संतोष न करते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। ये भी शुक्ल जी कहते हैं कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्तता स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता।
कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती। कह रहे हैं कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो यहां तक बिहारी जी को हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं 5वें नंबर पर मंडन कवि। मंडन जो थे ये जैतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे। बुंदेलखंड में एक जगह है जैतपुर, वहीं के रहने वाले थे और संवत 1716 में राजा मंगत सिंह के दरबार में वर्तमान थे। इनके फुटकल कवित्त सवैये बहुत सुने जाते हैं, पर कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। पुस्तकों की खोज में इनके 5 ग्रंथों का पता लगा है। जब पुस्तकों की खोज की गई तो इनके 5 ग्रंथों का पता चलता है। रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह, नैन पचासा, जिसमें ये 3 ग्रंथ तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह और नैन पचासा। बाकी 2 को भी ध्यान रखेंगे, रस रत्नावली और रस विलास। रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह और नैन पचासा, इन 5 ग्रंथों को आप ध्यान रखेंगे, मंडन के ग्रंथ हैं। प्रथम 2 ग्रंथ तो रस निरूपण पर है, रस रत्नावली और रस विलास, ये 2 ग्रंथ रस निरूपण पर है। यह उनके नामों से ही प्रकट होता है। संग्रह ग्रंथों में इनके कवित्त सवैये बराबर मिलते हैं। जय जय सुखद दुखद अब तेई तेई कवि मंडन, बिछुरत जदुपत्ति, ये लाइन याद रखेंगे। किसकी है ये मंडन की है। जय जय सुखद दुखद अब तेई तेई कवि मंडन, बिछुरत जदुपत्ति, यह पद भी इनका मिलता है। इससे जान पड़ता है कि कुछ पद भी इन्होंने रचे थे। जो पद इनके मिलते हैं उनसे ये बड़ी सरस कल्पना के भावुक कवि जान पड़ते हैं। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। उसमें और कवियों का सा शब्दाडंबर नहीं दिखाई पड़ता। यह सवैया देखिए, मंडन का एक सवैया दे रखा है, उसे देखते हैं। अली हों तो गई जमुना जल को, सो कहा कहो वीर विपत्ति परी, घहराए के कारी घटा उनई, इतने में गागर शीस धरी, रपट्यो पग घाट चढ़्यो न गयो, कवि मंडन होय के बिहाल गिरी, अचिर जीवहु नंद के बारो अरी, गही बाह गरी बने ठाड़ी करी। तो यहाँ पर तो मंडन आ गया है, तो जरूरी नहीं कि ये पंक्ति पूछी जाए, यहाँ तक भी पूछी जा सकती है, इसलिए इस पंक्ति को ध्यान रखेंगे। किसकी है ये? तो ये मंडन कवि की है। अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहा कहो वीर विपत्ति परी, घहराए के कारी घटा उनई, इतने में गागर शेष धरी, मंडन की पंक्ति है। इसके बाद आते हैं मतीराम। मतीराम कवि को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने बिहारी को और मंडन को देखा, आगे हम देखेंगे मतीराम को। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास जरूर बताएं और ध्यान पूर्वक सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट करते रहेंगे। ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी प्रश्न बन चुके हैं और बनने की संभावना भी इनकी बार बार रहती है, इसलिए इनको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।